सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। एक और ट्रेन हादसा और एक बार फिर बेगुनाह और मासूम लोग अपनी जानों से गए। रहरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन के खौफनाक हादसे में अब तक दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 100 से जायद जख्मी हालत में मौजूद हैं और हर बार की तरह इस बार भी हादसे की जिम्मेदारी और इल्ज़ाम पुरानी हुकूमतों पर डाल दिया गया। जितने भी लोग क्या जान से गए, इनकी जिंदगियां पुरानी हुकूमतों की वजह से गईं। इस बारे में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी क्या फरमा रहे हैं, जरा ये सुनिए। पर एक बदतरीन दौर जो है वो नाफिज रहा। बदकिस्मती से हमारे ऊपर एक ऐसे हुक्मरान नाफिज रहे जिन्हें ना अपनी परवाह थी ना कौम की परवाह थी। ये जो हादसे हो रहे हैं, ये जो जाने जा रही हैं, ये जो लोग हमारे जाने खो रहे हैं, अगर आज इनका खून किसी के हाथों के ऊपर है जनाब स्पीकर, तो वो ये चेहरे हमारे सामने बैठे हैं। अब जरा जायजा लेते हैं कि तहरीक इंसाफ के इस पौने 3 साल दौर में हुआ क्या है। इन पौने 3 सालों में ट्रेनों के हादसात में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। अगस्त 2018 जब से हुकूमत बनी और उससे लेकर अब तक यानी मार्च 2021 तक ट्रेनों के कुल 434 हादसात हुए हैं, जिनमें 230 अफराद जाँ बहक हुए और 285 अफराद शदीद जख्मी हुए। इन जाँ बहक होने वालों में 100 मुसाफिर शामिल हैं, 121 वो राहगीर शामिल हैं जो स्टेशन पर मौजूद होते हैं और 9 रेलवे मुलाजमीन शामिल हैं जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सबसे हौलनाक ट्रेन हादसा नवंबर 2019 में पेश आया, जब तेज गाम एक्सप्रेस में आग लगने से 70 से जायद अफराद जाँ बहक हो गए थे। पाकिस्तान में ट्रेनों के एक्सीडेंट्स होना कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी ये तमाम वाक़यात होते रहे हैं और ज़्यादातर हादसा ट्रेनों के आपस में टकराने, पटरी से उतर जाने या रेलवे फाटकों पर टकराव की वजह से पेश आते हैं। पाकिस्तान रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक नून लीग के दौरे हुकूमत में 2012 से 2017 के दौरान ट्रेनों के तकरीबन 757 हादसे हुए। इसका मतलब यह है कि सालाना 150 हादसा पेश आए। गुज़िश्ता दहाई में हादसात के हवाले से सबसे बदतरीन साल 2015 का था, जिसमें ट्रेनों को 175 हादसात हुए, जिनमें 75 ट्रेनों के पटरी से उतरने और 76 फाटक की क्रॉसिंग्स पर हुए। और साल 2012 से 2017 तक होने वाले 757 ट्रेन हादसात में तकरीबन 150 अफराद जाँ बहक हुए थे। जुलाई 2013 में खानपुर के करीब ट्रेन रिक्शे से टकरा गई थी, जिससे 14 अफराद जाँ बहक हुए। फिर 2 जुलाई को 2015 में गुजरावाला के करीब ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 19 अफराद अपनी जानों से गए। और इसी साल 17 नवंबर को बलूचिस्तान में भी ट्रेन हादसा हुआ, 20 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। 3 नवंबर 2016 को कराची के इलाके लांढी में 2 ट्रेनों के टकराने से 21 अफराद अपनी जान से गए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अरसे रेलवे के वजीर रहने वाले शेख रशीद के पिछले दौर यानी 2006 से 7 के दौरान भी कई ट्रेन हादसात हुए, जिनमें 50 से जायद अफराद अपनी जानों से गए और 250 से जायद जख्मी हुए। पुराना रिकॉर्ड खराब होने के बावजूद तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई, फिर शेख रशीद को एक बार फिर वजीर रेलवे लगाया गया और उनके पौने 3 साल दौर में ट्रेनों के कुल 434 हादसात हुए, जिनमें 230 अफराद अपनी जान से गए, 300 के करीब अफराद जख्मी हुए। अब ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? मौजूदा हुकूमत अपनी आधी से ज़्यादा मुद्दत यानी 3 साल गुजार चुकी है। इसके बावजूद भी हर हादसे की जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाल दी जाती है। आज वजीर रेलवे आजम गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि इस पूरी सूरत हाल से मुतालिक वजीर आजम को इल्म था, काबीना को इल्म था। DS रेलवे ये बता चुके थे कि सक्खर के जो पटरी है, जो ट्रैक है, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि उस पर ट्रेन चल सके। इसके बावजूद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। आजम स्वाति ने क्या कहा, ये आप सुनिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो खान साहब को भी ये इल्म है, पहले भी हम जो है सारी काबीना को बता चुके हैं कि सक्खर डिवीजन का ट्रैक जो है ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर है। आपको पता है DS जो है उसने 3 दिन पहले वजाज के साथ ये कहा कि इन हालात के अंदर जो है मैं ट्रेन नहीं चला सकता। तो अब इस वक्त ट्रैक की सूरत हाल क्या है? यह हादसा मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान हुआ। ज़रताज गुल साहब वज़ीर माहौलियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रताज साहब, गुफ्तगू तो करनी थी माहौलियात की जो कॉन्फ्रेंस हुई, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस वीकेंड पर, उससे मुतालिक प्रोग्राम में थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन ये वाक़या इतना बड़ा हो गया, तकरीबन 50 के करीब लोग अपनी जान से जा चुके हैं। आपसे गुफ्तगू से पहले ज़रा मैं रशीद अहमद, हमारे नुमाइंदे इस वक्त स्पॉट से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ की बस सूरत हाल में मुख्तसरन उनसे जानूँ। रशीद, इस वक्त अब ज़ाहिर इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर चल रही होंगी, ट्रैक की मरम्मत भी अब हो रही होगी क्योंकि अब तो हादसा हो चुका है। क्या वहाँ मनाजिर देख रहे हैं, ज़रा बताइएगा। जी
जी बिल्कुल अरबाब, इस हादसे के हवाले से बात की जाए तो जो सूरत हाल है, नुकसान है, जानी नुकसान, उसकी बात की जाए तो 50 अफराद जो हैं इस हादसे में, हौलनाक हादसे में जान की बाजी हार गए और 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जो कि ज़िला घोटकी की मुख्तलिफ अस्पतालों और पन्नू आकिल जो CMH वहाँ पर और रहीम यार खान में ज़ेर इलाज हैं। इस वक्त जो ट्रैक की बहाली का काम है, सुबह से रेस्क्यू अमल जारी था, ताहम जो लोग फंसे हुए थे बोगियों में, जो धंस चुकी थी बोगियाँ, उनको हैवी मशीनरी से उठाकर वहाँ से भी लाशें निकाल ली गई हैं। जो ज़ख्मी मौजूद थे उनको मुंतकिल किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि रेलवे ट्रैक जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तेज जो इस हवाले से रेलवे अच्छा रशीद, ये भी बता दीजिएगा कि घोटकी के रेलवे ट्रैक पर ये इतने ज़्यादा तवातुर के साथ ये हादसा पेश क्यों आते हैं? ये यहाँ का ट्रैक बहुत कमज़ोर है, ये इंतज़ामिया की गफलत है, ये असल मामला है क्या? कुछ आप खोज लगा पाएँ? जी बिल्कुल अरबाब, इस तरह के जो वाक़यात हैं घोटकी में पहले भी होते रहे हैं और इस तरह की जो घोटकी से लेकर सक्खर तक जो रेलवे ट्रैक है उसके हवाले से DS रेलवे का कहना था कि वो बारहा कह चुके हैं कि यहाँ के जो रेलवे ट्रैक है वो खस्ता हाली का शिकार है और इस वक्त वहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है वफाकी वज़ीर आज़म सवाती साहब। उनका भी ये कहना था कि या तो ट्रेन चलाओ या इन ट्रैकों की बहाली। ठीक है, चलें रशीद, बहुत शुक्रिया आपसे। इस बारे में हम वक्तन फ़वक्तन मज़ीद लेते रहेंगे, अगर कोई पेशरफ्त इस सिलसिले में होती है तो। ज़रदार साहब, ये आज जो हादसा हुआ इसमें ज़ाहिर है दर्जनों अफराद अपनी जान से चले गए, बड़ी तादाद में 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी हुए। जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगी इस वाक़ये की? कौन जिम्मेदार है इसका? थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी और कौमों की ज़िंदगी में जब सानियात हो जाते हैं, जैसे PS का वाक़या हुआ था या फिर जैसे भावलपुर के करीब जब बहुत सारे लोग लुक़मा अजल बन गए थे और एक ह्यूमन एरर था, जब वहाँ पे पेट्रोल सड़क पे बिखरा हुआ था और लोग उठा रहे थे और एक आग लग गई थी किसी की स्मोकिंग से। फिर इसी तरीके से कोई हादसा तैयार का। फिर आज ये सुबह जब उठे हैं तो सारी बात है, इस कदर दिल पे बोझ है, तकलीफ है, आजमाइश का वक्त है, कौमी सानिया है, इतने लोगों की जान गई है। अभी किसी के ऊपर जिम्मेदारी क्या अभी फिक्स करनी है? अभी तो जारी बात है, इस तकलीफ से आजमाइश से गुजर रहे हैं। अभी तो आपने खुद अपने फील्ड के रिपोर्टर का कहा कि आज़म खान सवाती भी वहाँ पे मौजूद है, आपके रिपोर्टर भी मौजूद है। अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना और देखना, ये तो जारी बात है, किसी को स्केपगोट तो नहीं बनाया जा सकता। ये तो एक इतना बड़ा हादसा है कि इसके तो सारे वो देखेंगे कि क्या पॉजिटिव था क्या नेगेटिव था। लेकिन ये कि तकलीफ और आजमाइश है, कौम बहादुर कौमें फिर आगे बढ़ती हैं, ठीक फैसले करती हैं। ठीक फैसला इसका ML1 ही है जो कि CPEC के तहत ऑलरेडी मंजूर हो चुका है। PC1 हमारी दौरे हुकूमत में अप्रूव्ड हो चुका है। लेकिन जारी बात है, इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली हादसात के ऊपर भी सियासत ही होती है और जो शख्स भी हादसे के ऊपर जो है वो अपनी कोई स्टेटमेंट देता है, चाहे वो एक्स मिनिस्टर हो या एक्स गवर्नमेंट हो, उनका मकसद कौमी सानिया के ऊपर किसी की दिल जोई नहीं करना नहीं होता। वो अपने दिल के पोले या जो उनको हटाया गया होता है या जो उनको पर क्रिटिसिज्म होती है उसको स्क्वायर करने आ रहे होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म या अपना बदला पूरा करने आ रहे होते हैं। तो इस बदकिस्मती है हमारी सियासत की कि हम कौमी सानिहात को एक दिन भी नहीं बख्शते हैं। एक दिन भी, 3 दिन तो इस्लाम में भी सोग होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जाने चली जाती हैं। ज़रदार साहब, आपको वो नून लीग का 5 साल दौर भी याद होगा जब हर दूसरे तीसरे दिन रेलवे का हादसा होता था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब गुफ्तगू करते थे मीडिया से उस हादसे से मुतालिक, वो साद रफीक से इस्तीफ़ा तलब करते थे और उन पर वो जिम्मेदारी फिक्स करते थे। 5 साल दौर में नून लीग के 750 के करीब वाक़यात पेश आए। आपके 3.25 साल गुजरे हैं, 550 वाक़यात आपकी हुकूमत में भी हो चुके हैं। ये वाक़यात कम नहीं हो रहे। अगर आप 1 साल का एवरेज रेशो निकालें तो वही निकल रहा है जो नून लीग के दौर में होते हैं वाक़यात। तो इसका मतलब शेख रशीद साहब इस 3.25 साल इस ओहदे पर रहे, वो बेहतर काम नहीं कर सके, इसीलिए उनको हटा दिया गया। पता है क्या अरबाब, बात ये है, असल इशू ये है कि जब से ये पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान के ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हुकूमत की थी, जो गोरे जब यहाँ की गुलामी से लोगों ने जब निजात हासिल की थी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद, उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है मेरा ख्याल है कि उस गुलामी से आज़ाद होने के बाद सबसे ज़्यादा PMLN और सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है। और 50 साल से और 70 साल से जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जो कि तकरीबन 100 के करीब हैं, जब उन डिपार्टमेंट को खून चूस के चले गए, जो उसमें अपने रिश्तेदार और अपनी
नालायक और निकम्मे जो पार्टी के जिसको इन्होंने मेरिट नहीं थे, मेरिट के कत्ल करके वोट बैंक की खातिर जब लोगों को उस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में जाके जब भर्ती किया गया, जब पुलिस के अंदर जो है वो भर्तियों के बजाय, मेरिट के बजाय जब क्रिमिनल्स भर्ती कर दिए गए अपने लोगों को खुश करने के लिए, तो वहां से फिर गुलो भट्ट और फिर इसी तरीके से आबिद बाक्सर और फिर राव अनवार जैसे बगल बच्चे ही पैदा होंगे ना, बहादुर बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे जो 300-350 लोगों के कत्ल करेंगे। मेरिट पर राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात कर रही हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी हमेशा ये बात करते हैं, लेकिन आजम स्वाति साहब को वजीर रेलवे लगाया गया, वो खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्हें इसकी टेक्निकलिटीज़ नहीं पता, उन्हें इस माजी में इसका तजुर्बा नहीं है। आप अगर कहती हैं तो मैं आजम स्वाति साहब को स्टेटमेंट भी सुनवा देता हूँ, बल्कि आप सुनी लीजिए, फिर इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा, सुनवाइएगा। इतना बड़ा इदारा तबाही के हालत से गुजरा है, इमरान खान की हुकूमत के अंदर एक वजीर जो सिर्फ 90 दिन पहले आया, उसने टेक ओवर किया, और मेहरबानी करेंगे कि पिछली कहानी जो है मुझे ना बताएं किसने क्या किया है, मुझे सिर्फ मैं आपके सामने जिम्मेदार हूँ। देखिए खुदा रहा ये चीज़ें मुझे बताया करें, इसलिए कि मैं इतना रेलवे के अंदर तजर्बाकार नहीं हूँ। तो जरदार साहब जब खुद वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उनका तजुर्बा नहीं है, फिर खान साहब ने उनको क्यों इतने अहम पोजीशन पे लगा दिया जहाँ 500 हादसा 3.5 साल में हो चुके थे? देखिए अरबाब, अगर आप रेलवे की हिस्ट्री निकालें ना, तो हमें 50 सालों के अंदर, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बरतानिया राज के बाद जो है ना, गोरों के बाद अगर किसी ने हुकूमत की है तो यही PMLN पीपल्स पार्टी ने की है। हमें तो अभी 3 साल हुए हैं, 3 सालों के हमें ये 31,000 अरब का कर्जा मुल्क के ऊपर छोड़ के चले गए थे। फिर इसी तरह की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, उनको ये लोग जो है वो इसका खून चूस कर और इदारों को तबाह बर्बाद करके चले गए थे। अगर आप रेलवे की हिस्ट्री को अभी भी उसके बुक्स उठा लेना तो आपको पता चलेगा कि 2 ट्रिलियन का लॉस से देकर गए थे। 2 ट्रिलियन का मतलब है 2000 अरब का कर्जा ये लॉस चढ़ा के चले गए थे, और 30 से 40 अरब सालाना इसका लॉस है। इसके पेंशनर्स की और इनकी तनख्वाहें पूरी नहीं होती हैं। फिर जो वजीर आज इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, इनका एक्स वजीर जो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, मौजूदा हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा रहा था, 350 से ज्यादा जो है उसके अपने दौरे हुकूमत में जब वो मिनिस्टर था हादसा हो चुके थे, और वो एक नैब ज़दा है जिसके ऊपर लोकोमोटिव का खुद रेलवे के ऊपर जो है उसके ऊपर केस चल रहा है कि उसने गवर्नर फ्रॉड किया। वो लोकोमोटिव जिसके पैसे भी दे दिए गए, जिसकी फंडिंग भी हुकूमत के पैसे से निकाल दी गई, और लोकोमोटिव हैं भी नहीं, तो उनके मुंह से तो ये बात इसलिए अच्छी नहीं लगती। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो लोकोमोटिव तो वही लोकोमोटिव्स हैं जो आज तक चल रहे हैं, आप लोगों ने उसके बाद मजीद कोई खरीदारी नहीं की है। नहीं, चल तो खैर बरतानिया राज वाली चल रहे हैं, जो गोरे छोड़ के चले गए थे। इनके तो जो चल रहे हैं ना, आज अगर वजीर मौसूद साहब पिछले वाले ख्वाजा साद रफीक साहब अगर अपने आकाओं के बारे में भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते ना, कुछ बता देते कि ये जो 31,000 अरब का कर्जा चढ़ा के चले गए रेलवे को, और मतलब इतफाक फाउंड्री चलता है, रेलवे अपना क्या कहते हैं स्टील मिल नहीं चलती है, एयर ब्लू इनकी चल जाती है, PIA नहीं चलती। रेलवे का जो तरक्याती बजट था उसमें भी आप लोगों ने एक बड़ी कमी की। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि 40 अरब उनके दौर में तरक्याती बजट हुआ करता था, जिसको आप लोग 16 पे ले गए, और अब इस साल वो 24-25 अरब आपने दोबारा बढ़ाकर कर दिया है। तो ये तकरीबन 40 से 50% आपने उसमें भी कमी की है, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं। पता है कि अरबाब, हमें चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं अगर आप रेलवे की हिस्ट्री उठा के पढ़े ना, तो रेलवे की हिस्ट्री से के अलावा हम सब जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस समेत और हमारी आर्मी समेत, सब ने अपना बजट कम किया, और उस बजट में जो हमने कम किया ना, किसी ने उसमें डेवलपमेंट का बजट कहीं पर भी कम नहीं हुआ। उसमें लग्जरी जो है ना, ये जो एंटरटेनमेंट फंड होता है वो कम हुए हैं। तो रेलवे में जो उसका फंड है ना डेवलपमेंट का या मेंटेनेंस का, वो कहीं पर भी कम नहीं हुआ। अगर कहीं पर कहीं कट लगा हुआ होगा कोरोना की वजह से, या आवाम को जो 260 अरब का रिलीफ दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, वो पेंडेमिक से सारी दुनिया लड़ रही थी, वो डेवलपमेंट को कहीं पर भी कट लगा के नहीं किया गया। वो लग्जरी जो थी, ये जो एंटरटेनमेंट फंड थे, ये जो इन लोगों के जेबों में, या जो 5-5 ये लोग अपने कैंप हाउसेस चलाया करते थे, उसमें कट लगा हुआ है। डेवलपमेंट के या मेंटेनेंस के बजट में कहीं पर भी कट नहीं लगा। लेकिन आपने आजम खान सवाती की बात की, मुझे आपने कहा ना कि अगर जब एक महकमा हमें 2000 अरब के लॉस से मिला हो, एक महकमे के ऊपर भर्तियां की गई हो गलत, एक महकमे को आज तक मेंटेन न किया गया हो, 550 से ज्यादा उसके सालाना, आपने खुद ही तो पूरा इंट्रो दिया कि उसके हादसात होते हों, तो वो आजम खान सवाती को क्यों दिया? देखिए मैं आपको बात बताऊं,
पाकिस्तान में जब लोग इलेक्ट होकर आते हैं, जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, तो 80-80 हज़ार 1 लाख वोट लेकर आते हैं, वो अपने हल्के के मसाइल को समझते हैं। गवर्नमेंट का विजन होना चाहिए, गवर्नमेंट की एक स्टैंडिंग होती है कि गवर्नमेंट किस राह पे चलती है। गवर्नमेंट का अगर विजन ये है कि हमने रियासत मदीना की कोशिश करनी है, हमने एहसास पैकेज के तहत लोगों को वो देना है, रिलीफ देना है, अगर गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हमने ML1 बनाना है, CPEC के थ्रू हमने यहाँ पे अपनी ट्रेनों को सही करना है, अगर गवर्नमेंट की कोशिश है कि हमने जाली जो फ्रॉड वाले पायलट है उनको निकाल के PIA को ठीक करना है, अगर गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हमने पुल के बजाय जो है या मोटरवेज के बजाय हमने अगर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टेड करके उनको 7,20,000 इंसाफ सेहत कार्ड के तहत देने हैं या जवान प्रोग्राम के देने हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट ठीक राह पे चलनी है। लेकिन अगर आपकी कोशिश ये हो कि आपका जो वो है वजीर जिसके दौर में सबसे ज्यादा हादसात हो चुके हो, वो अपने करप्शन के बॉसेस को हर वक्त जो है वो प्रोटेक्ट करता, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, आज उसको बदला जो है वो कौमी साने को पर याद आया, क्या ये वो बताना पसंद करेंगे कि जो पिछला इनका इतना सारा फंड था उसके तो मेफेयर के फ्लैट बन गए, उसके तो दुबई के टावर्स बन गए, तो कोई पैसे पोर कर लेते ना किसी गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में, कोई चीज तो दे जाते ना। सवाल तो ये कि इन 3 सालों में क्या हुआ? आज जब आजम स्वाति साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने तो एक तरह से जिम्मेदारी काबीना और खुद फिर वजीर आजम पर डाल दी कि वजीर आजम को भी इल्म था, काबीना को भी इल्म था कि ये ट्रैक बहुत कमजोर है, इसकी मरम्मत की जरूरत है। DS रेलवे कह चुके थे कि इस ट्रैक पर ट्रेन नहीं चला सकते वो, इसके बावजूद उस पर ट्रेनें चल रही थी। तो फिर ये गफलत किसकी? आजम स्वाति साहब की समझी जाए, काबीना की समझी जाए, खुद वजीर आजम की समझी जाए कि वो गाफिल रहा है इस पूरी सूरत हाल से? देखिए अरबाब, हर चीज की डिफरेंट कॉनोटेशन होती है। जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज होते हैं ना, जैसे PIA है या स्टील मिल है या रेलवे है या पाकिस्तान पोस्ट है, ये जितने भी स्टेट के इदारे होते हैं ना, ये जो पाकिस्तान के साथ ही बना दिए गए थे, इनके साथ लोगों की मोहब्बत, लोगों की ओनरशिप और जो उसके एम्प्लॉयज जो है जिनकी उम्रें उस इदारे को देने में लग जाती हैं, जब उसको लूट के सूट के पिछले हुक्मरान ले गए हो तो उसकी जिम्मेवारी तो उस इदारे पर तो नहीं डाल दी जाती है। जब उस इदारे को आप बंद करना चाहते हैं या उस इदारे को आप प्राइवेट किसी उसको देना चाहते हैं या प्राइवेटाइजेशन में जाना चाहते हैं या आप उसके हिस्से बेचना चाहते हैं, तो उसकी कॉनोटेशन डिफरेंट होती है। लेकिन जो उसकी रियलिटी होती है कि PIA में कितना लॉस ये हमें देकर गए थे, रेलवे में कितना हमें देकर गए थे, सुई गैस भी कितना देकर गए थे, वापडा में कितना देकर गए थे या स्टील मिल में कितना देकर गए थे लॉस, वो बातें काबीना को भी पता होती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को भी पता होती हैं, वो मीडिया को भी पता होती हैं, वो आवाम को भी पता होती है। लेकिन चूंकि वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज होती हैं, उसके जो फैसले होते हैं वो इस तरह जज्बात में नहीं किए जा सकते, क्योंकि लोगों के खून पसीना और जिंदगियां उस इदारे के अंदर जो हैं वो चलें, उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले इस हुकूमत के दिनों में इस तरह के हादसा कम हो और जहां इस तरह के ऐसे अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं, वहीं इस हुकूमत में बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर भी हो रहा है। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की है, लेकिन पाकिस्तान को माहौलियात के हवाले से इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। माहौल को बेहतर बनाने के लिए ये हुकूमत वफाकी सतह पर 3 साल से और ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई सतह पर 8 साल से काम कर रही है। बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे के जरिए माहौल को बेहतर बनाने की अमली कोशिश भी की गई है, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, जो फुजला हवा में मौजूद आलूदगी को बढ़ाता है, दरियाओं और समंदर के पानी को भी आलूदा कर देता है। और समंदर क्योंकि कराची में वाक़ है और सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त नहीं है, तो समंदर से इस आलूदगी को ख़त्म करने के लिए फिर वफाकी हुकूमत के पास क्या इख्तियार है, या फिर 18वीं तरमीम के बाद ये मसला भी मुकम्मल तौर पर सूबों को मुंतकिल हो चुका है, तो फिर वफाकी हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम उठा सकती है, और फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं का वफाकी हुकूमत के पास क्या हल है। अब इस कॉन्फ्रेंस के बाद भारी जिम्मेदारी है। आज प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए 15 अरब से ज़ायद की रकम भी मुख्तस की है। तो ज़रदाद साहब, अब ये पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? ये 2 साल आपके पास बचे हैं इस वक्त, इन 2 सालों में आपने क्या क्या करना है, इन चैलेंजेस से कैसे निपटना है? अरबाब, बहुत सारे इस मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में 3 साल में ऐसे काम किए जो 70 सालों में नहीं हो गए। ये पहले इन्वायरमेंट का इसका महकमा होता था, फिर फॉरेस्ट इसका अंदर था, और 18वीं तरमीम के बाद एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, फिर इसी तरीके से जो टूरिज्म है, ये सब के सब सूबाई चले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट बैठ के जो यहाँ से डायरेक्शन देती है, जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, उसकी पजीराई पूरी दुनिया में होती है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज ए ग्रीन चैंपियन, एज ए लीड रोल ले चुके हैं, और ये उसी की एक्नॉलेजमेंट है कि हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो है इतने बड़े कॉन्फ्रेंस की हमें मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। और इसकी वजह से और भी जो हमने इतने अच्छे तरीके से मुनक़द किया, पाकिस्तान की वक़ार में इजाफा हुआ। ये जो आपने एयर क्वालिटी की बात की, देखिए एयर क्वालिटी
हर सूबे का APA खुद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और वो एज इट इज़ ही उनकी कंप्लायंस है जिस तरह की फेडरल गवर्नमेंट की है। लेकिन जारी बात है, ये जो आपने सिंध का कराची का जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली 14 अरब रुपए, ये सॉरी अरब नहीं ट्रिलियन, ये 14 ट्रिलियन यानी 14,000 अरब रुपए जो ये गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से ले चुके हैं 10 सालों में, और हमारी दौरे हुकूमत में ये 1800 अरब ले चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनसे ना कराची के नाले साफ होते हैं, ना इनसे गंदगी साफ होती है, ना इनसे एयर क्वालिटी कंट्रोल होती है, ना इनसे स्कूल ठीक होते हैं। सिंध हुकूमत की तो सारा टाइम जो है वो 13 साल से वो NRO के ऊपर। तो फिर जरदार साहब, ज़ाहिर समंदर की आलूदगी को फिर किस तरह से कम किया जाएगा? अगर 18वीं तरमीम के बाद ये पूरा इख्तियार सूबों को मुंतकिल हो चुका है, तो अगर यहाँ से आपने इस पोल्यूशन को ख़त्म करना है, माहौल को बेहतर बनाना है, तो फिर क्या सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठेंगे, इसमें कोई वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाएगी? मुस्तकबिल में ऐसा प्लान है कोई? दो चीजें हैं। एक तो बात ये कि देखिए, हम लोगों ने एयर क्वालिटी को कंट्रोल ये बेहतर करने के लिए, और ये जो स्मोक का इशू पाकिस्तान में सर्दियों में आ जाता है, उसको हमने कंट्रोल करने के लिए जिगजैग टेक्नोलॉजी जो है वो भट्टों को मुंतकिल करने की हम लोगों ने, फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये इनिशिएटिव लिया, मेरी मिनिस्ट्री ने, और पंजाब ने इस वक्त लीड दिया और 100% अपने भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया। और पाकिस्तान में हम इस वक्त कोई भट्टा जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा जरदार साहब, लेकिन ये जो अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, इनमें से जो धुआं निकलता है, ज़ाहिर है फिर ये तो इसको तो रोकना फिर आपकी हुकूमत के बस की बात नहीं लग रही है। अगर आप इसको रोकते हैं तो फिर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मुतासर हो सकता है। इसका फिर क्या हल है? क्या कोई ऑल्टरनेट फ्यूल पे काम हो रहा है? फिर इन फैक्ट्रीज को मुंतकिल किया जाना है किसी और फ्यूल पर? नहीं, वो तो देखें अरबाब, ऑलरेडी मैं आपको कह रही हूँ कि हमने ऑयल रिफाइनरी को 3 साल का टाइम दिया और पाकिस्तान में पहली दफ़ा इमिशंस को कम कर लिए। सिंस 1992 पहली दफ़ा हमारी दौरे हुकूमत में जो है वो में इंपोर्ट होना शुरू हुआ है। ना इसमें लेड कंटेंट होता है, ना इसमें सल्फर कंटेंट होता है। तो हमने काफ़ी बेहतर किया, और जो हमारे ईरान से या बॉर्डर से बलूचिस्तान से जो स्मगल ऑयल आता है उसके ऊपर भी हमने बहुत बड़ा क्लैम डाउन किया है। लेकिन जो उसकी बात है कि हम फैक्ट्रियों को भी हम बार बार मॉनिटर करते हैं अपने सूबाई हुकूमतों के साथ, और फेडरल गवर्नमेंट बड़े भाई का किरदार अदा करती है। और इसमें बिलियन ट्री सुनामी का बहुत खूबसूरत रोल है कि 10 बिलियन ट्री सुनामी में हम लोगों ने ये 127 बिलियन का हाईएस्ट एक तरीके से फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और इसमें हमने तमाम सूबों को ऑन बोर्ड कर दिया, और हमने सिंध को भी कर दिया। और सिंध में हम लोग 1.5 बिलियन जो है वो मैंग्रोव्स लगाने जा रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि सिंध में इतना गंद फैल गया, स्पेशली कराची में, उसको हम कैसे ठीक करेंगे? 18वीं तरमीम के बाद जो समंदर को, उसमें हमने मरीन लाइफ के ऊपर हमारे पास बेजल कन्वेंशन भी है, वो इंटरनेशनल हम लोगों ने साइन किया, जिसमें प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। अभी हम लोगों ने ये कार्बन सिंक जो है, कार्बन सिंक जो है या मरीन लाइफ को हम बेहतर कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इसमें कार्बन क्रेडिट मार्केट में काम करेगा। और वाबडा के साथ मिलकर और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हम लोगों ने ग्रीन बॉन्ड भी जो है वो जारी किया, इसमें भी इन्वेस्टमेंट होगी। और फर्स्ट टाइम मैंग्रोव्स 1.5 बिलियन पाकिस्तान लगाने जा रहे हैं। चलें, उम्मीद हम करते हैं कि ये इसमें हुकूमत अपने तमाम टारगेट्स में कामयाबी हासिल करे और पाकिस्तान को एक साफ माहौल मैसर आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जरताज गुल साहब मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खुर्रम शेर जमान और तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और सिंध के कुछ अहम मसाइल पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और लॉकडाउन में सिंध हुकूमत ने ताजिरों के शदीद एहतजाज और खुद से रात 8 बजे तक कारोबार खोलने की ताजिरों की धमकी के बाद आज से कुछ नरमी की है। लेकिन कल तक, जब तक कारोबार करने की इजाज़त 6 बजे तक थी, अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान 1 मिनट ऊपर भी खोलता था तो पुलिस आती थी, फौरी कार्रवाई करती थी। और कार्रवाई ये होती थी कि उस दुकानदार से पैसे लेकर उसे छोड़ दिया जाता था। किसी को SOPs की खिलाफ वर्जी की ज़रा भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन एक काम था जो धड़ल्ले से हो रहा था और कोई इसको नहीं रोक पा रहा था। पुलिस या हुकूमत को शायद कुछ नज़र ही नहीं, और अगर नज़र आ भी रहा था तो वो इग्नोर कर रहे थे। वो काम था क्या, ज़रा पहले इस वीडियो में देखें। मेन कोरंगी रोड के ऊपर हैं और मैं बताना चाहूँगा कि ये वाइन शॉप यहाँ पर खुली हुई है, रश लगी हुई है, पूरा शहर इन्होंने बंद कराया हुआ है और शराब जो है ये बेच रहे हैं। आइए ये देखें, ये मेन कोरंगी रोड पे शराब खाना खोला, शराब यहाँ पे आ जाओ, आए ये देखें, ये खुलेआम यहाँ पे शराब बिक रही है। इतवार का दिन पूरा कराची बंद किया हुआ इन्होंने,
पूरा कराची बंद किया हुआ है और ये यहाँ पे ये मुसलमानों को शराब बेच रहे हैं कराची शहर के अंदर, मेन कोरंगी रोड पे मुर्तज़ा चौरंगी के पास। आए, ये देखें, आइए, ये इन्होंने अभी खिड़की बंद कर दी है, ये कर रही है सिंध हुकूमत पूरे शहर का कारोबार। तो मेन कोरंगी रोड पे मुर्तज़ा चौरंगी के पास ये शराब खुलेआम बिक रही थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन की बंदिशें अपनी जगह पर थीं, SOPs पर पूरा शहर अमल कर रहा था, लेकिन ये किस तरह हो रहा था, पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही थी, हुकूमत की नज़रों से ही क्यों ओझल था, जानते हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, ये वीडियो ज़ाहिर आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, क्या अभी तक सिंध हुकूमत ने कोई इस पर कार्रवाई की, और अगर ये शराब खुलेआम बिक रही थी तो क्या पुलिस और हुकूमत की मर्जी से बिक रही थी? असिस्टेंट कमिश्नर ने जाकर वहाँ पर इस जगह को सील कर दिया है, और ये एक जगह पे नहीं हुआ, ऐसे अरबाब साहब होता है, रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं, फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं, सील करते हैं, फिर डीसील करते हैं, दुकानों पे ऐसा हो रहा है, रेस्टोरेंट्स छुप छुप कर लोग खोल के सारा काम चला रहे हैं। तो यही तो वजूहत हैं कि हमारा जो है पॉजिटिविटी परसेंटेज जो है 16% पे पहुँच गया था, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके उसको हम अब वापस 12% पे कराची में लेके आए हैं, 8% पर हम हैदराबाद में लेके आए हैं। तो इन चीज़ों को तो हमें टैकल करना पड़ता है। ये लालच ही तो है जो हमें मरवा रही है हर जगह पर, और हम अपना एक्शन ले रहे हैं। कहीं एक जगह मुझे नहीं पता जो हमें पता चला हो हमने एक्शन ना लिया। और उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट भेज सकता हूँ, हर DC के पास एक पूरी लिस्ट बनी हुई है कि उनके कौन से ACs और मुख्तियार खान ने कहाँ पर छापे मारे हैं, कितनी जगहों को सील किया है और कितने जुर्माने लगाए। पर दुख की बात यह है कि जुर्माना भरने के बाद फिर दुकानें कुछ दिनों बाद खुल जाती हैं, तो ये ज़रा डिफिकल्ट होता है टैकल करना। और ऊपर से इशू भी है, मसला भी है, लोगों की फाइनेंशियल क्राइसिस तो आ चुका है, फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, क्योंकि बार बार हमें मजबूरन ये लॉकडाउन लगता रहा है, तो लोग थोड़े डेस्परेट हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी आसानी हुई है। 6 बजे से हमने टाइमिंग 8 बजे तक कर लिया है। जो आउटडोर डाइनिंग प्लेसेस थी उनको हम 12 बजे तक खुला रखेंगे। सो काफ़ी चीज़ें आउटडोर की हमने रिलैक्सेशन दे दी है लोगों की इंसिस्टेंस पे, और ये नंबर नीचे आने। तैमूर साहब, अगर मामला ये किसी आम रेस्टोरेंट का होता, वहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ मिल रही होती, तो शायद थोड़ा मुख्तलिफ रहता मामला, लेकिन ये एक शराब खाना था जहाँ पर शराब बिक रही थी। खुर्रम शेर जमान साहब वहाँ पहले पहुँच गए, वहाँ पहले पुलिस नहीं पहुँची, वहाँ पहले असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स नहीं पहुँचे। ये अपनी जगह बहरहाल एक सवालिया निशान है। ये खासियत है मेरे भाई की, खासियत है खुर्रम की कि वो रेस्टोरेंट देखे ना देखे, उसका अपना रेस्टोरेंट खुला हो या बंद हो, पर शराब खाना जहाँ खुलता है मेरे भाई को जो है ना, उसको नाक में स्मेल आ जाती है, सूंघता हुआ पहुंच जाते हैं। तो मैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा खुर्रम को कि एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ बैठ के काम करे, बड़ी हमारे लिए आसानी हो जाएगी खुर्रम शेर जमान के साथ ये चीज़ें बंद कराने में। लेकिन ये खुर्रम साहब तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये पुलिस की नाक इतनी बेहतर क्यों नहीं हो रही है? पुलिस इसको क्यों नहीं सूंघ पाती, हुकूमत क्यों नहीं सूंघ पाती? ये इस तरह की जगह मुस्तकिल तौर पर बंद क्यों नहीं की जा रही हैं? मुस्तकिल तौर पर आप चीज़ों को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइसेंस्ड शॉप्स हैं। हम क्या करते हैं, इससे पहले एक वाइन शॉप था जो मुझे पता है, मेरे अपनी नज़र में आया था डिफेंस फेज़ 1 में, जिसको बंद किया गया था 6 दिन के लिए, उस पर जुर्माना लगाया गया था, ठीक ठाक अमाउंट मुझे याद नहीं है। एक वाइन शॉप था फेज़ 5 की तरफ या उससे थोड़ा आगे, उसको ये हम ऑल थ्रू सील करते हैं, इन पे जुर्माने लगाते हैं, और लोग इतने ढीठ है कि फिर से वही कोशिश करते हैं कि हमारा किसी तरह से ये काम चल जाए। तो ये हम इन इश्यूज़ को फेस करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। अगर खुर्रम शेर जमान मेरे ख्याल से ना भी पहुंचता, तो आई एम श्योर कि जैसे बात पहुंचती हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स तक, तो इसको हम खुद ही सील करा देते। और ऑलरेडी, और चूंकि आपने बताया कि ये ज़ाहिर लाइसेंस ये शॉप्स होती हैं, तो ये इनको किसको ये सेल करनी है, किसको बेचनी है, किसको नहीं बेचनी है, क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है? इस पर कोई चेक एंड बैलेंस होता है कमिश्नर्स का या पुलिस का? असूलन जो है ये जो होती है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स के लिए होती है। आपके क्रिश्चियन भाई हमारे हो गए, हमारे हिंदू भाई हो गए, दिस इज़ बेसिकली मेंट फॉर देम। पर इसमें भी काफ़ी जगहों पे ये होता है कि वहाँ पर मुसलमान आके ये चीज़ें लेते हैं, कुछ गलत आईडीज़ दिखाकर। कहीं पर जो है दुकानदार जो अमला है वो मुलवस होता है, और हमारी एक्साइज की जो टीम्स हैं वो लगी रहती हैं ऐसी चीज़ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चलान्स हो। क्योंकि जो हमारे एक्साइज के मिनिस्टर हैं मुकेश चावला साहब, उनका एक सेट रूटीन है कि एक अमाउंट है सर्टन, मुझे परसेंटेज नहीं पता क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, पर उतने चलान लोगों को करने होते हैं, क्योंकि शिकायतें हमारे पास होती हैं कि मुसलमान भी वहीं से
ये ले रहे हैं अल्कोहल, जहाँ से उनको नहीं लेना चाहिए। तैमूर साहब जरा रुकिएगा, खुर्रम शेर जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़ाहिर है कल इन्होंने वो वीडियो बनाई थी और आप कह रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने अब जाकर इसको सील कर दिया। खुर्रम साहब, जहाँ कल आपने वीडियो बनाई जाकर कोरंगी की मुर्तज़ा चौरंगी पर, तैमूर तालपुर साहब बता रहे हैं कि वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर पहुँचे और उस जगह को सील कर दिया है, तो कार्रवाई हो गई है, मुतमईन है आप? जी अच्छी बात है। देखें, कोई अगर काम गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी सिंध गवर्नमेंट, तो उसे क्यों नहीं अप्रिशिएट किया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि शहर भर के अंदर कारोबारी मराकज़ जो थे वो बंद थे और लोग परेशान थे। संडे का दिन था कल और 6:30 बजे के टाइम पे जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तफाकन देखा इतनी रश है, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया। अंदर गया हूँ तो छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं वीडियो में, 8-10 साल की उम्र के बच्चे वहाँ से जो ना शराब खरीद रहे थे। तो अगर इन्होंने से बंद करवा दिया तो अच्छी बात है, लेकिन यह है कि इन चीज़ों को देखना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब 8 बजे के बाद भी रात को ये बंद होंगे, क्योंकि इस वक्त जो नई टाइमिंग्स है वो ये है कि 8 बजे तक मार्केट को इजाजत दे दी गई है। और खुर्रम साहब, आप चूंकि गए वहाँ, बहुत सारे लोगों से भी आप मिले, एक लड़के को आपके लोगों ने पकड़ के वो दिखाई भी थी शराब की बोतल। ये आपको पता चला कि वहाँ तमाम नॉन मुस्लिम्स को ये शराब बेची जा रही थी, कोई मुसलमान तो नहीं था खरीदने वालों में? नहीं, नॉन मुस्लिम। तैमूर साहब, खुर्रम साहब ये एतराज़ उठा रहे हैं कि वो ये जो जितने भी ये शराब बेचने वाले लोग हैं, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को नहीं बल्कि वहाँ से मुसलमान भी खरीद रहे होते हैं और वो बेच भी रहे होते हैं। तो फिर इसको आपकी हुकूमत को मेक श्योर करना पड़ेगा कि फिर चेक करके बेचा जाए और तमाम नॉन मुस्लिम्स को ही दी जाए जिनके लिए लाइसेंस शॉप ये ओपन रहती हैं। बिल्कुल, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और हम कंट्रोल कर रहे हैं। पर एज अ पाकिस्तानी सिटीजन अगर मैं आपसे बात करता हूँ बाब साहब, अगर कोई शख्स जबरदस्ती, चोरी, छुप के तरीकेकार, अलग अलग तरीकेकार से रिश्वत दे के और शराब जबरदस्ती पी रहा है और वो मुसलमान है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? आपके आजू बाजू में जो मुल्क हैं, बांग्लादेश है, दुबई है, वहां पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, जो चाहे वो अपना काम कर सकते हैं। तो सिंध हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करिए, जब पर जो जिस चीज पर अड़ा हुआ है उसको हम डिटरेंस उसके लिए ला सकते हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं कर सकते कोई चीज उसके लिए ना। तो मेरे ख्याल से हमें भी थोड़ा अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए, हमें बेहतर तरीकेकार लाने चाहिए, चीजों को लीगलाइज करना चाहिए। ये जो चोर बाजारी चल रही है इसमें हमें ड्यूटीज लगानी चाहिए ताकि ये सिस्टम बेहतर चले। तो तैमूर साहब, ज़ाहिर है ऐसे जगहों पर अगर पुलिस की प्रॉपर वो चेकअप हो, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो या थोड़ी थोड़ी देर में पुलिस वहाँ गश्त करे। तैमूर साहब, मैं आपकी वापस आता हूँ। खुर्रम साहब, ज़ाहिर है तैमूर साहब ये कह रहे हैं कि ये तमाम पॉलिसीज़ बेहतर होनी चाहिए, लेकिन अब इस पर किस तरह से काबू पाया जाए? अगर कोई मुस्लिम अपनी शनाख्त को छुपा कर जाता है और शराब खरीदता है तो फिर हुकूमत कैसे रोक सकती है उसको? आपने शायद इनकी बात भी सुनी, ये आपको कह रहे हैं कि ये चीजें तो बांग्लादेश और दुबई में भी होती हैं तो यहाँ भी लीगल करनी चाहिए। ये तो हालत है इनकी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वाइन शॉप्स का जो कानून है ना, उस कानून के तहत पब्लिक प्लेस के ऊपर वाइन शॉप खोली नहीं जा सकती, और कानून के अंदर जो पब्लिक हदूद और के अंदर पब्लिक प्लेस की जो डेफिनेशन है वो है मस्जिद के पास, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास, और उसके अलावा किसी रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं खोली जा सकती। और कराची में जितनी भी वाइन शॉप्स हैं वो तमाम जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के नीचे खोली गई हुई हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि ये तो जितनी शॉप्स हैं ये सारी की सारी इलीगल है। दूसरी बात यह है तैमूर साहब, देखें कि ये एक मुसलमान मुल्क है, हम सब की एज अ मुसलमान ये जिम्मेदारी है कि हम अपने माशरे के अंदर तमाम बुराई को ख़त्म करें। मुझे कोई एतराज़ नहीं कमरे के अंदर बैठ के कोई पिए क्या भी करे, लेकिन आप आए क्लिफ्टन में जितने रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठ के जो ना अल्कोहल चल रही होती है। तो ये हम सब की एज अ मुसलमान भी जिम्मेदारी कि हम अपने माशरे को बेहतर करें, आखिरत में जाकर हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। ये मेरी सोच है इसके अंदर। अगर बांग्लादेश में कोई गलत काम हो रहा है, दुबई में हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी वो गलत काम शुरू कर दें। हम सबको मिलकर, हमारी जिम्मेदारी यही है, अल्लाह ने आपको भी MPA बनाया, मुझे भी बनाया, तो हमें अच्छे काम करने, माशरे को बेहतर करना है। सही जी तैमूर साहब, तो अब जाहिर है यह जिम्मेदारी हुकूमत में रहते हुए आपकी ज़्यादा है। खुर्रम साहब चूँकि अपोजिशन में, तो उनका काम तो इशू को हाईलाइट करना है, हाईलाइट इन्होंने कर दिया। अब ये इल्लीगल जगहों पर ये तमाम दुकानें मौजूद हैं, हुकूमत का काम है कि अब इनको फिर बंद करे और जिस जगह जो इनकी मुनासिब जगह बनती है वहाँ पर इनको खोलने की इजाज़त दी जाए। मैं इस बात पे अपने मोहतरम भाई के साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि कोई भी ऐसा अगर वाइन स्टोर है जो इलीगल है तो वो चीजें आपके पास ओपन ऑप्शंस है उसका चेक करने की, किस क्राइटेरिया पे बनाए, कैसे बनाए। आपको पता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, तो एक वाइन शॉप खोलने के लिए तकरीबन 10 अलग अलग एजेंसी से आपको उस लोकेशन की परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद एक 25 दिन या 20 दिन का टाइम पीरियड होता है जब ये इश्तिहार आता है कि भाई उस इलाके का कोई भी फर्द जिसको कोई इशू है, जो चाहता है यहाँ पे ना खुले, वो प्रोसेस के थ्रू जाके शिकायत डाल सकते हैं। जहाँ पे शिकायत आती है फिर वहां पर
वो वाइन शॉप नहीं खुल सकता। तो बहुत ही एक लेंदी प्रोसीजर है और ये हो नहीं सकता कि कोई वाइन शॉप इलीगली खुले। ये जो वाइन शॉप्स हैं ये बहुत बड़े लीगल प्रोसीजर के बाद खुलते हैं। यस, डिस्क्रिपेंसीज आती हैं और जो बेचारे जाके यहाँ पे जबरदस्ती लेते हैं मुसलमान शराब, उनको रोका जाता है, उनको चालान किया जाता है। और जो नहीं ले सकते वो जाके उल्टे सीधे घर में अपने ठरे बना के पीते हैं, उनकी जानें चली जाती हैं, उनकी जानों का नुकसान होता है। तो हमें हर एस्पेक्ट को देखना है और इस चीज को कंट्रोल करना है। It is a very difficult task with the Sindh government, which we are handling very carefully. तो तैमूर साहब, खुर्रम साहब, हमारे साथ ही आप दोनों मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर विफाक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है सिंध के, विफाक सिंध के हिस्से का पानी सिंध को नहीं फराहम कर रहा। कराची में हम देखते हैं कि टैंकर माफिया को तो पानी अवेलेबल है, वो तो पानी बेच रहे हैं, लेकिन वही पानी लाइन्स के जरिए आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा। इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जाहिर है कि सिंध में और कराची में इस वक्त पानी की कमी का मसला कई सालों से लोग इसकी दुहाइयाँ दे रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर हमें दिखाई देते हैं। और जब सिंध हुकूमत तक ये दुहाइयाँ पहुँचती हैं तो सिंध हुकूमत विफाक पर इल्ज़ाम लगा देती है कि विफाक चूँकि सिंध के हिस्से का पानी सिंध को प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इसलिए सिंध में और फिर कराची में बिलखुसूस पानी की कमी का इस वक्त सामना है। लेकिन कराची में टैंकर माफिया का राज बहरहाल मौजूद है। महंगे दामों पर शहरी ये पानी खरीदने पर मजबूर है। ये सिलसिला कैसे रुकेगा, कैसे ख़त्म होगा? पीपल्स पार्टी की हुकूमत को यहाँ पर 13 साल हो चुके हैं। खुर्रम साहब, ये क्या वाकई ये इल्ज़ाम सिंध हुकूमत का दुरुस्त है कि विफाक सिंध के हिस्से का पानी रोक रहा है, सिंध को पानी कम मिल रहा है, इसलिए सिंध में पानी की कमी है? दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पानी की शॉर्टेज पूरे मुल्क भर के अंदर है, जो कि पिछले 2 महीने से चल रही है, तो उसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और जाहिर है कि किसी न किसी सूबे का पानी कम भी किया गया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी सिंध को शेयर जो है बाकी पंजाब से ज्यादा मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप इनसे सवाल करेंगे ना, तो ये आपको बताएंगे कि जब सिंध में हमें पूरा नहीं मिल रहा तो हम कराची को कैसे दें। लेकिन आप और मैं, क्योंकि हम दोनों कराची के शहरी हैं, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 12-15 साल से जो है हमारे नलकों में पानी नहीं आ रहा है। ये आज का मसला 2 महीने का नहीं है, 15-16 साल का मसला है, जब से पीपल्स पार्टी 14 साल से इख्तियार के अंदर है। आपको पानी चाहिए, टैंकर के जरिए पानी आ जाएगा, लेकिन पानी आपको लाइन के जरिए नहीं मिलेगा। पहले तो शिकायत थी कि डिफेंस और क्लिफ्टन के जरिए आता है, लेकिन आज कराची में शायद लांडी हो, कोरंगी हो, लियारी हो, उसके अलावा नॉर्थ नाजाबाद हो, कोई इलाका भी हो, उस इलाके के अंदर टैंकर का आहिस्ते आहिस्ते स्लोली एंड स्टेडली एक पूरा माफिया के जरिए निजाम कायम होता जा रहा है। और आने वाले दौर में आप याद रखिएगा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा 8-10 साल में, आपको पूरे कराची में पानी सिर्फ टैंकर के जरिए मिलेगा और लोग बाकी पानी जो है बोरिंग के जरिए इस्तेमाल करेंगे। तो पानी का अगर इशू है तो शायद 1-2 महीने में आया होगा, लेकिन पिछले 14-15 साल से हमारे घरों में तो पानी नलके में नहीं आ रहा है। जी, तो तैमूर साहब, ये टैंकर के जरिए पानी कैसे मिल जाता है? लोग जिनके यहाँ सालों से पानी नहीं आ रहा, वो लोग बोरिंग कराने पे मजबूर हो गए। पीने का पानी पहले ही लोग ख़रीद कर पीते हैं, जो आम दूसरी ज़रूरियात का पानी है वो भी अब लोगों को टैंकर के ज़रिए ख़रीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि खुर्रम ने ये एतराफ़ किया कि सिंध को अपना हिस्से का पानी जो मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। थोड़ा उन्होंने गलत एडिशन कर दिया कि पंजाब को भी कम मिल रहा है, पंजाब को उनका हिस्सा पूरा मिल रहा है। इनफैक्ट जो टीपी लिंक कनाल है, जो कि एक फ्लड कनाल है, जिसको इस एग्रीमेंट के तहत बनाया गया था कि जब भी सिंध में फ्लड्स आएंगे, एक्सेस पानी होगा तो वो पंजाब उठाएगा, उस फ्लड कनाल को भी कुछ दिन पहले खोला गया था और उस पर 4 सूबों की कमेटी बैठी। 3 ने वोट किया कि फ्लड कनाल मत खोलो, हमारे पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी शॉर्टेज है पानी की, और एक पंजाब ने कहा कि खोलो, और इमरान खान साहब ने उस एक के कहने पर खोल दिया और 3 को रिग्रेट कर दिया। जो मेजोरिटी ऑफ द डिसीजन था उसको निगलेक्ट और रिग्रेट करके और इस तरह की बहुत बड़ी ज्यादती की, जो पूरे मीडिया पे है, जो चेयरमैन इल्सा मान चुका है, जो सिंध का मेंबर हिस्सा है वो रोता पीटता रहा, किसी ने नहीं सुनी। इमरान खान टीवी पे आया और कहा कि मैं इसका हल निकालूंगा, हमारे प्रोविंशियल इरिगेशन मिनिस्टर को बुलाया और कहा कि अगले दिन फैसला करेंगे। वो मीटिंग आज तक नहीं हुई। आप सोचें इस हद दर्जे की ज्यादती। मेरे ख्याल से अगर जो भी सच्चे लोग हैं, जिस तरह 2 सच्चे लोग थे पीटीआई में एमपीएस, एक अबड़ू साहब और एक हमारा शहरियार शहर साहब, जो इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर पीटीआई छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं,
मैं समझता हूँ जितने भी गैरती असूल पसंद एमपीएस होंगे वो इन्हीं बातों पर पीटीआई को छोड़ के आएंगे। जो मेरे भाई ने बात की कि 13 साल से हमारी हुकूमत है तो हम असूल पे काम करते हैं, इसीलिए 13 साल से हमारी हुकूमत है और 13 साल और रहेगी। और मेरा एक सवाल है खुर्रम शेर जमान से, मैं मानता हूँ कराची में एक माफिया ऑपरेट कर रहा है, टैंकर माफिया, उसको हमने 70-80% तक कंट्रोल कर लिया है, कम कर लिया है। ये टैंकर वाले इशू की तरफ आते हैं। 13 साल से आपने कहा कि आपकी हुकूमत है, इसमें 5 साल विफाक में भी आपकी हुकूमत रही है। इन 13 सालों में और उस विफाक के 5 साल में सिंध में कितने डैम्स बनाए पीपल्स पार्टी ने? मेरे ख्याल से कोई 32 या 34 डैम्स बन चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। काफियों की तो मैं इफ्तिताह पे गया हूं, घर के अंदर खुर्रम साहब आ रहा हूं मैं आपकी तरफ जरा। तैमूर साहब पहले जी तैमूर साहब कंप्लीट कर लीजिएगा। 4 या 36 डैम जो बना चुके हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है मेरे भाई से खुर्रम शेर जमान से कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर मुझे बताए कि क्या सबसे बड़ा इलीगल हाइड्रेंट कराची में हलीम आदिल शेख का था या नहीं था। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जवाब दे। अगर जवाब नहीं देना तो मैं ये बात फिर से नहीं करूंगा, पर दे तो सोच समझ के दे, क्योंकि सबसे बड़ा हाइड्रेंट मैंने बस्ट कराया था। पुलिस की टीम गई थी वहां से, हलीम आदिल शेख का जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी 24 घंटे उसके साथ होता है उसको हमने गिरफ्तार कराया था। और बहुत मुश्किल से ये पूरा माफिया जो पूरे उसके इलाके में पता नहीं कहां से तक पानी जाता था वो मैंने बंद कराया था पुलिस की मदद के साथ। जी कमेंट कर दिया अगर करना चाहें। जी खुर्रम साहब, हलीम आदिल शेख साहब सबसे बड़ा हाइड्रेंट चला रहे थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसको फिर उस जगह को वागुजार करवाया। नहीं जी, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरे इल्म में की बात है। अल्लाह जाने ये जो इल्जाम लगा रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है, मैं इस बात को नहीं जानता बिल्कुल भी। लेकिन देखें कराची के जो हालात हैं पानी के वो बहुत आप अच्छी तरह जानते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो आंसर है वो करप्शन का आंसर है। मैं आपको बताऊं कि अरबों रुपए का सारा सिलसिला ये, जिसके अंदर अरबों रुपए की कमाई आती है हाइड्रेंट्स के थ्रू, चाहे वो इलीगल हो चाहे वो इलीगल हो। लेकिन अगर इलीगल हाइड्रेंट्स भी हैं तो किसी की जुर्रत कैसे हो सकती है कि हुकूमत सिंध की मर्जी के बगैर या वाटर बोर्ड की मर्जी के बगैर वो हाइड्रेंट्स ऑपरेट हो जाए। अगर कराची के अंदर कोई लोकल डिपार्टमेंट हम देखेंगे तो सबसे करप्ट डिपार्टमेंट आपका कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। इनके अपने बैठे हुए जो लोग हैं उनकी अपनी कंपनीज, उन्हीं के थ्रू सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और हालात आप देखें दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। खुर्रम साहब, ये इसमें करप्शन का आगाज कब से हुआ था? ये जब से पीपल्स पार्टी के मातहत आए तब से, या उससे पहले जब ये? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के टाइम से कोई करप्शन के मामला शुरू हुए। जब आपके इत्तेहादियों के पास जब ये था, जब भी ये इसमें करप्शन होती थी, काफी जमाने से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो ना हालात खराब है। और मुझे तो याद है कि जब मैं क्लास 4 तक होता था तो उस वक्त तो हम अपने घर में पानी भी नल से निकाल के जो ना पानी पीते थे। लेकिन अब देखें कंटेमिनेटेड पानी है, आप मिनरल वाटर पानी पीते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा पानी आप पी नहीं सकते हैं। लोगों के घरों के अंदर हालात ये हैं कि लोग जो है बोरिंग का पानी निकाल के उसको यूज कर रहे हैं। कराची की मैं आबादी देखें ना, ज्यादातर लोग आपको बगैर बाल वाले मिलेंगे, सब गंजे हो गए। उसका रीजन क्या? सबसे बड़ा रीजन ये है कि बोरिंग के पानी से लोग नहाते धोते हैं, और मैं आपसे क्या बोलूँ। तो हालात जो है वो हमारे शहर के यही है। सुबह भर के भी आपको हालात आपके सामने है। चाहिए हो तो आप मिनरल वाटर लेंगे, स्कूलों में जाना है तो प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल जाना हो तो प्राइवेट क्लिनिक, हालात खराब हो तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिपार्टमेंट में जो है वो फेल हो चुकी है। इन्होंने कोई बेहतरी की तरफ गई नहीं है। हाँ, इस बात की जरूर इनको तकलीफ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है। कोविड के दौरान वजीर आजम साहब ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। आप देखें कि एक वैक्सीन इन्होंने दी है, नॉट इवन सिंगल कोविड वैक्सीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है। जितनी भी वैक्सीन है कोविड की वो सारी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो कुत्ते की वैक्सीन भी नहीं दे सकते, बच्चे मर जाते हैं, मरे जा रहे हैं, कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं मिल रही है। आपके सामने न्यूज है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो में पता नहीं कितने बच्चों की खबरें चली होंगी। रोजाना की बुनियाद पर डॉग बाइट केसेस हो रहे हैं। सो हम ये देखते हैं कि हर क़यामत जो है वो आती सबसे पहले पाकिस्तान में, आप देखें वो सूबे सिंध में आती है। थर में बच्चे मरते हैं तो वो लड़काना के अंदर, थर में बच्चे मरते हैं, एड्स आता है तो वो लड़काना के अंदर आता है। कुत्तों के डॉग बाइट केसेस होंगे वो आप सिंध में देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे इनके हल्के में से, जैसे इमेजिन के जहाँ से बिलावल जरदारी जीत कर आए, चाहे वो लड़काना हो, जहाँ से आसिफ अली जरदारी साहब जीत कर आए, तो ये तो अब तो कराची की सड़कों पर भी अभी वाकयात पेश आ रहे हैं। तो आपकी और हमारी गलियों में भी बहुत बड़ी तादाद में हालात है, उधर देख लें क्या हालत हुई है। आपकी और हमारी गलियों में भी बहुत बड़ी तादाद में कुत्ते घूम रहे होते हैं। ये तो बहरहाल अपनी जगह पर एक सवालिया निशान है। लेकिन तैमूर साहब, ये सवालिया निशान नहीं है, बहुत बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये। बच्चे मर रहे हैं, दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि कुत्ते काट रहे हैं बच्चे। सही। तो ये तो
मेरे ख्याल से दुनिया में एक मिसाल कायम हो गई पीपल्स पार्टी के लिए इनकी नालायकी के ऊपर। ठीक है, अब तैमूर साहब ये टैंकर माफिया से हम शुरू हुए थे, बात कुत्तों की तरफ चली गई, लेकिन ये टैंकर माफिया का राज शहर पर जो है वो कब खत्म होगा? ये लोग पानी इस्तेमाल करने का बेच कर जो खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिलसिला कब खत्म होगा? मैं अभी आपको उसको बताता हूँ, पर जरा मेरे कुत्ते की बात हुई थी डॉग बाइट्स की, तो 2 लाख कुछ मेरे ख्याल से डॉग बाइट्स रिकॉर्ड हुई हैं सिंध में, 2 लाख कुछ डॉग बाइट्स। ये द ट्रिब्यून है, पंजाब विटनेसेस 4.7 लाख डॉग बाइट केसेस। सर ये आप देख सकते हैं। और ये दिस इज द कितने अरसे में? ये पिछले 3 साल में। अपनी गिरबान में देखे, अपनी पंजाब की हुकूमत को सीखे, हमने आधी डॉग बाइट्स हमारे पास जो आपने रिकॉर्ड किया वहां पर। लेकिन तैमूर साहब यहाँ तो आप तैमूर साहब यहाँ आप 13 साल से मौजूद है ना, तो इन 13 सालों का जवाब आप देंगे। पंजाब हुकूमत का सवाल, उनका जवाब उनसे हम लेंगे। 2 साल का ले लीजिएगा हमसे भी। ये कुत्ते 2 साल में तो नहीं पैदा हुए ना पंजाब में, पिछले 8-10 साल से पैदा हो ही रहे होंगे। जी तैमूर साहब, और दूसरे से सवाल करें कि सिंध के बारे में बात हो रही है, सिंध का हिसाब देना, पंजाब का कहाँ से हिसाब लेके? पंजाब का एमपीए बिठा दें इनके साथ, उनके साथ वो कर ले अपना जितना। ये 2 लाख प्लस केसेस खुद ही आपने कोर्ट किए, ये 2 लाख केसेस होना आपकी जिम्मेदारी है, बल्कि 10 टाइम्स बेटर देन द पंजाब गवर्नमेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब से लोग इलाज करवाने सिंध में आते हैं। अच्छा तैमूर साहब, ये कुत्तों के काटने के मामला पर तो हम पहले भी आप दोनों के साथ ये बहस हो चुकी है, ये आगे भी हम करते रहेंगे, लेकिन ये जो पानी वाला भी मसला है, ये टैंकर माफिया वाला मसला, ये बताएं ये कब तक हल हो जाएगा? ये तीसरा आपका दौरे हुकूमत है, इसमें हल हो जाएगा तैमूर साहब? नहीं बताएंगे आपको, ये बात तो कहीं और लेके जाएंगे वापस। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट K4 को दिया हुआ है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट K4 को दिया हुआ है। अगर ये ना अहल और करप्ट तरीन पीटीआई की हुकूमत पहले अपने शहर का पैसा दे देती K4 का जो सिंध हुकूमत जमा करा चुका था, तो आज कराची वालों के साथ ये हशर ना होता। आज कराची की आवाम फेडरल गवर्नमेंट को गालियां नहीं दे रही होती। अब जो आप पे पहुंचा है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अभी किसके मातहत काम कर रहा है? वर्किंग ऑन इट, और उसके साथ साथ एक और हमारा प्रोजेक्ट KWSSI का जो है आया है विद द वर्ल्ड बैंक, उस पर भी हमारा काम कर रहा है। इंशाल्लाह ताला ये हमारी हुकूमत में ही मसला हल होगा और हम ही उस पर काम कर रहे हैं। ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ 1 टके का सिंध को दिया है और ना ही उनका इंटरेस्ट है सिंध में, ना ही वो देंगे। तो हम अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 2 साल के बाद इलेक्शन है। अभी इन्होंने 13 सीटों में से 12 हारी है। K3 की जो लाइंस हैं वो उसकी जिस तरह आवाम बेहाल है, उसकी किस तरह से लाइंस लीक हैं, धाबी जी पंपिंग स्टेशन का हाल बुरा है, वहाँ से पानी रिस रहा है, वहाँ से पानी बह रहा है, उस कारकर्दगी से आप मुतमईन हो? वाटर सीवरेज बोर्ड किसके अंडर में, किसके मातहत काम कर रहा है इस वक्त सूबे में? हुकूमत किसकी है? बिल्कुल काम कर रहा है, बेहतरी के साथ काम कर रहा है। पर अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे कि कितनी हमारी आबादी बढ़ी है और किस स्पीड से बढ़ी है, तो वो हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, उस पर हमने ही काम किया है। KWSSI जो हमारा प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक के साथ, वो इंशाल्लाह ताला जल्द तैयार होगा। उसकी तैयारी के बाद मेरे ख्याल से बहुत सिचुएशन बेहतर होगी। और अभी जब तक हमारा K4 का मंसूबा नहीं तैयार होता तो हमें ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि अपने टाइम पर पैसे वफाक देता, जो कमिटमेंट थी नवाज शरीफ के टाइम से लेके जो वो पूरी कर रहा था। K4 तो फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा है, खुर्रम साहब कह रहे हैं। हर प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पर भी अपना पीठ दिखा दी, तो ये भी डिले हो गया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, खुर्रम शेर जमान साहब। आने वाले दिनों में इस मौजू पर, क्योंकि कराची में सिंध में पानी का मसला बड़ा अहम है, मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।